Alright, let's begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इंशाल्लाह पास पेपर्स के सवालात एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन के स्टार्ट लेंगे। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि पास पेपर्स की क्लास के थ्रू जो है वो आपकी लर्निंग ही डिफरेंट होगी और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको पास पेपर के सवालात के साथ बताऊंगा जो कि नॉर्मली मैं आपको नहीं बता सकता। तो हमने लास्ट क्लास में एंगल प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जो जनरल एंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सप्लीमेंट्री, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो तमाम एंगल जो है उसके सवालात भी साथ साथ हैं इस यूनिट में, और एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन के सवालात भी इसमें मौजूद है। तो पॉलीगॉन के सवालात कैसे डील करने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ये कि 7A में कुछ सवालात में सर्कल प्रॉपर्टीज का जिक्र है। सर्कल प्रॉपर्टीज हमारा 7C का टारगेट है, लेकिन क्योंकि पास में मिक्सिंग होती है तो कुछ सवालात में कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी जो 7B है और सर्कल प्रॉपर्टीज जो 7C है वो उसके सवालात भी मिक्स होंगे। तो वो सवालात मैं मना कर दूंगा आप लोगों को। सर्कल के रिलेटेड जो सवालात आपको आपके सामने आए वो आप बेशक ना कीजिएगा। सिर्फ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन और जनरल एंगल प्रॉपर्टीज के हवाले से जो सवालात होंगे वो हम कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन का सवाल है। तो हमें अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह के सवालात जो है वो एग्जाम में अपेयर होते हैं। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, AB, BC and CD are adjacent sides of a regular polygon. Given that CAB is 18, calculate an exterior angle of the polygon. अच्छा, सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। हमने लास्ट क्लास में एक बात सीखी थी, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन का जब एग्जामिनर जिक्र करता है इससे आपके क्या जहन में आता है? वेरी गुड। अच्छा, सिर्फ इक्वल साइड्स कहना मुनासिब नहीं है। हाँ, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सही है ना? तो ये पूरी मुकम्मल डेफिनेशन हो जाती है। अच्छा, अब जब भी एक एग्जामिनर एक रेगुलर पॉलीगॉन देगा, अब जैसे इस केस में एक साइड है ए बी, फिर एक साइड है बी सी, और फिर एक साइड है सी डी। अच्छा, मैं बताना ही चाह रहा था, ये डायग्राम जो मैं अलग से बना रहा हूँ इसकी वजह क्या है। एक मिनट रुकिए जरा, इसको कनेक्ट करने दें मुझे प्रॉपर। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। ए बी सी एंड डी, अब ये तीन साइड्स हैं। ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है, और रेगुलर पॉलीगॉन है। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ए बी इज अ साइड, हमें पता है। फिर जब मैं सी को भी मिला लेता हूं तो मैं कहूंगा ए बी सी इज अ ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल है? याद रखें, जब दो साइड्स जो हैं रेगुलर पॉलीगॉन के उस हों, लें हम कंसेक्यूटिव जो दो साइड्स हैं वो लें और उनको ज्वाइन कर लें तो एक ट्राइंगल बनेगा। और ये जो ट्राइंगल होगा ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, फिर मैं ए बी सी के साथ साथ डी को भी ले लेता हूं तो मैं कहूंगा ए बी सी डी is an isosceles trapezium। अच्छा, मेंसुरेशन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है। मेंसुरेशन में जब पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, बल्कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है, बेसिक है वो तो। हम जब पढ़ेंगे आप लोगों ने स्कूल लाइफ में तो मेंसुरेशन बचपन से ही पढ़ा हुआ है। उसमें ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, सारी बातें जो है वो आपने पढ़ी होंगी। अभी तो मैंने समझाया नहीं मुताहर, मैं समझा रहा हूँ, उसको एलैबोरेट कर रहा हूँ, तो 2 मिनट मुझे दो। अच्छा, ए बी सी डी ये 3 एडजेसेंट साइड्स हैं ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, और तमाम साइड्स बराबर है। तमाम साइड्स बराबर क्यों है? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ए बी तो एक साइड है,
अब अगर ए बी सी ले लेता हूं तो आप देखें ए बी सी को मैं ज्वाइन करता हूं, तो अब ये जो ए बी सी ट्राइंगल बनेगा ये क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मेंसुरेशन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आपने ट्रेपीजियम तो पढ़ा है। कभी जिंदगी में स्कूल लाइफ में ट्रेपीजियम नहीं पढ़ा क्या, या ट्राइंगल नहीं पढ़ा? वो मेंसुरेशन 3 डायमेंशनल में थोड़ी आ रहे हैं, हम तो बेसिक बात कर रहे हैं। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। अच्छा सवाल ये पैदा होता है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है ए बी सी, सही है, क्या फायदा होगा, ये वाला एंगल डिफरेंट होगा, ये वाला एंगल जो है ये डिफरेंट होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे। ये वाला जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगॉन का, और ये जो बाकी जो दो एंगल्स होंगे ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, जब दो साइड्स बराबर है, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कभी दो एडजेसेंट साइड्स के थ्रू एक ट्राइंगल बनाया जाए तो वो ट्राइंगल क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, जिसकी दो साइड्स और दो एंगल सेम होते हैं। अच्छा फिर मैं बात करता हूं, मैं यही डायग्राम लेता हूं और अब मैं ये वाली लाइन जो है वो हटा देता हूं। अब मैं ये वाली साइड ज्वाइन करता हूं ए से लेकर डी तक। अब देखिए कि ये ए बी सी डी क्या बन गया, ये ए बी साइड थी, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ए बी सी डी क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अच्छा ट्रेपीजियम की खूसूसियत ये है कि उसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं कहूं ना तो ये दो साइड्स पैरेलल है। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, बी सी इज पैरेलल टू एडी। ये हर सवाल के लिए इस्तेमाल नहीं होती ये बातें, ये जनरली जो मैक्सिमम चीज जो इस्तेमाल हो सकती है ना, मैं आपके सामने वो रख रहा हूं ताकि हर सवाल जो आगे आने वाला हो आप केटर कर सके। एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल था, एबीसीडी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार साइड्स हैं, और ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो। टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं तो पैरेललोग्राम कहलाता है, और अगर एक क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं तो वो ट्रेपीजियम कहलाता है। इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अच्छा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और नॉर्मल ट्रेपीजियम में क्या फर्क है, देखिए ये मैंने एक नॉर्मल ट्रेपीजियम बना दिया, इसमें ये वाली साइड पैरेलल है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, अब ये समझना है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है। देखिए मैंने एक ट्रेपीजियम बनाया, अच्छा अभी ट्रेपीजियम इस शेप का भी हो सकता है और वो हो सकता है आइसोसेलेस ना हो। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता क्या है, ऐसा ट्रेपीजियम जिसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, और ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो, मतलब एक ऐसी लाइन बन सके जो फिगर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के राइट पर जो शेप नजर आ रहा है वही लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट पे नजर आ रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट 7B में डिटेल में कवर करवाया जाएगा, जिसमें 2D सिमेट्री और 3D सिमेट्री डिटेल में बताई जाएगी। तो एक ट्रेपीजियम आइसोसेलेस तब होता है जब उसके ये दो एंगल्स बराबर हों और ये दो एंगल्स बराबर हों और ये जो साइड है ये इस वाली साइड के बराबर हो। और अगर मैं यहाँ डॉटेड लाइन बनाऊं और यहाँ भी डॉटेड लाइन बनाऊं तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इस वाले से लेकर इस वाली लेंथ तक बराबर हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज अगर ये पूरा ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये वाली चीज जो है पूरी लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, लेकिन ये जो इक्वालिटी वाली बात है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो होता है जिसके राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड बराबर होती है, राइट वाला एंगल लेफ्ट वाला एंगल बराबर होता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो क्या हमें ये बात समझ आ गई कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दरअसल होता क्या है? क्या ये बात हम सबको समझ आ गई है? अच्छा जी। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जब हमें समझ आ गया, तो उसके बाद नेक्स्ट हमें ये समझना है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है। तो नॉर्मल, तो वो हमने ये भी समझ लिया कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ देखूं ए बी सी डी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा एंगल किसके बराबर है? एंगल बी एंगल सी के बराबर है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है ए बी सी वाला, ये बी सी डी के बराबर है। ए बी सी वाला एंगल जो है ये बी सी डी के बराबर है। और हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें तो पता है ये बात कि रेगुलर पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, दैट इज व्हाई ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। इसी तरह ए बी और सी डी, इसी तरह ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी तमाम साइड सेम होती हैं, तमाम इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तमाम साइड सेम होती है, तभी ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यहां से एक और बात पता चलती है कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अच्छा, अब क्योंकि बीसी और एडी पैरेलल है, तो यहां से एक और बात पता चलती है कि अगर मैं एसी को ज्वाइन कर लूं, मैं ब्लू से ज्वाइन करता हूं, ए को मैं सी से ज्वाइन कर लूं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा। देखें आप, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्योंकि आप देखिए बी सी ए डी जेड फॉर्म कर रहा है, बी सी ए डी जेड फॉर्म हो रहा है। जब जेड फॉर्म हो रहा है तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि एंगल बी सी ए जो है वो सी ए डी के बराबर है। एंगल बी सी ए जो है वो सी ए डी के बराबर है। क्यों भाई? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि बीसी जो है वो पैरेलल है एडी से। अगर ये मैं आपको अभी से नहीं बता देता कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है और इसकी साइज पैरेलल है, तो शायद आप कुछ सवाल कभी ना कर पाते, क्योंकि आपको ये बात ही ना पता होती। अच्छा, फिर मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूं। लेट सपोज ये वाला एंगल 110 है, तो ये वाला भी 110 होगा। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल लिखा हुआ है, शायद आवाज कुछ अटकी हो, तो मैं दोबारा से बात को रिपीट करता हूं कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। मैंने कहा अज्यूम करें कि ये दोनों एंगल्स 110 डिग्री हैं, तो क्या मैं एंगल डी डायरेक्टली बता सकता हूं कितना होगा? अगर मुझे एंगल सी पता चल गया 110 है, तो क्या मैं एंगल डी बता सकता हूं कितना होगा? तो याद करें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट करे, तो ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं? ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब इनका सम मिला के 180 होता है। तो अगर मुझे एंगल सी पता चल जाए, तो क्या मैं एंगल डी निकाल सकता हूं, प्रोवाइडेड के बीसी और एडी पैरेलल है। जब दो पैरेलल साइड्स हैं और एक लाइन उन्हें कट कर रही है, तो जो अंदर के एंगल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर एंगल सी 110 है, तो एंगल डी कितना होगा बच्चों, बताएं। एंगल डी कितना होगा? वेरी गुड। एंगल सी जब 110 है, तो एंगल डी होगा 70 डिग्री। अच्छा, इसी तरह एंगल डी एंगल ए के बराबर है, तो एंगल ए पूरा जो अगर निकालना हो तो वो भी जो है वो 70 डिग्री होगा। तो सी डी ए और बी ए डी
CDA और BAD ये बराबर है, यकीनन दोनों 70 है। अच्छा, फिर मुझे अगर पता चल जाए कि ये वाला जो एंगल C है ये 20 डिग्री है, तो मैं कहूंगा क्योंकि BCA 20 है, तो एक और एंगल जो 20 के बराबर होगा वो कौन सा होगा? CAD। तो BCA इज इक्वल्स टू CAD। ये मैं पहले ही लिख चुका हूं, सॉरी, इस केस में वैल्यू लिख रहा हूं 20 डिग्री। और क्यों भाई? क्योंकि ऑल्टर्ड एंगल्स हैं, ये बात मैंने पहले ही लिख दी है। और अगर ये वाला एंगल 20 है, ये पूरा 110 है, तो ये वाला एंगल सिर्फ कितना होगा? पूरा 110 है, और ये 20 है, तो ये पूरा एंगल 110 में से 20 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। आप देख सकते हैं ये 90, ये 70 और ये वाला एंगल 20। तो आप ACD का एंगल हम देखें तो वो भी 180 बन रहा है। तो भाई अभी तक मैंने सवाल नहीं करवाया, अभी मैंने सिर्फ दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स बिठाए कि जब एक रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसकी एडजेसेंट साइड्स दी हुई हो, तो AB तो एक साइड है, BC एक साइड है, CD एक साइड है, तो दो एडजेसेंट साइड्स जब मिला के ट्राइंगल बनाया जाए तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है। ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। फिर जब तीन कंसेक्यूटिव साइड्स, तीन एडजेसेंट साइड्स ली जाए, AB, BC और CD, और A को D से ज्वाइन किया जाए, तो जो ट्रेपीजियम फॉर्म होता है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। नॉर्मल ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स के साथ साथ साइड वाली साइड्स भी सेम होती हैं, ऊपर वाले दो एंगल्स बराबर होते हैं, नीचे वाले दो एंगल्स बराबर होते हैं। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, इंटीरियर एंगल्स या सप्लीमेंट्री वाली बात भी उस ट्रेपीजियम में अप्लाई होती है। और अगर हम A और C को ज्वाइन कर लें तो जो ऑल्टर्ड एंगल्स बनते हैं वो वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। तमाम किस्म की ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता थी, लेकिन डायग्राम में कैसे लगानी है इसका मैंने तफसील से जिक्र कर दिया। क्या जो मैंने आपको समझाया वो अब तक समझ आ गया है? किसी का कोई सवाल है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। डायग्राम वाले सवाल कर रहे हैं, कंफ्यूजन जेन्युइनली हो सकती है, किसी का कोई मसला है बेझिझक मुझसे माइक ऑन करके पूछ सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक चीज को कई दफा रिपीट करके समझाऊं ताकि आप लोगों को माइक ऑन करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी किसी को कोई सवाल हो तो रेज हैंड कर सकता है और माइक ऑन करने की परमिशन मांग सकता है। अच्छा जी, तो ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, डायग्राम अपने आप बनाने चाहते हैं, तो अब तक बना ली होनी चाहिए, नहीं बनाई तो बना लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में जो है अपनी कन्वीनियंस पे बना लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। बहरहाल अब हमने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जो काफी सारे सवालात में लग सकती है। मैंने इस पे टाइम इसीलिए स्पेंड किया कि आपको बाद में आसानी हो सकती है। तो अब स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक दफा फिर पढ़ते हैं। AB, BC, CD are adjacent sides of a regular polygon. CAB is 18. Calculate an exterior angle of the polygon. अच्छा, अब एक्सटीरियर एंगल कब निकलेगा? जब इंटीरियर एंगल पता चल जाए। तो हमें ये बात पता है कि इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल एट अ पॉइंट प्लस वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ये बात भी हमने लास्ट क्लास में सीखी थी एक्सप्लेनेशन के दौरान, कि किसी भी पॉइंट पे एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिला के 180 डिग्री बनता है। तो जब एग्जामिनर ने एक्सटीरियर एंगल मांगा है, तो एक्सटीरियर एंगल तब आ सकता है जब हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाए। इंटीरियर एंगल कैसे आएगा? तो आप यहां देख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन से, मैं मार्क कर रहा हूं इंटीरियर एंगल्स कौन से। पहला इंटीरियर एंगल जो है वो है एंगल बी, और दूसरा इंटीरियर एंगल है एंगल सी। बस, क्योंकि पॉलीगॉन की सिर्फ तीन साइड्स दी हुई हैं, लिहाजा सिर्फ दो इंटीरियर एंगल्स मार्क हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये ए बी सी वाला एंगल और बी सी डी वाला एंगल, एक तो ये दोनों बराबर हैं क्योंकि पॉलीगॉन रेगुलर है, और फिर इन्हें कहेंगे क्या? इन्हें कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मुझे इंटीरियर एंगल चाहिए तो अब तक मुझे समझ आ गया होगा कि मुझे एंगल बी निकालना पड़ेगा। अगर मैं एंगल बी निकाल लूंगा तो मुझे इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। अब क्योंकि अभी हमने सीखा कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और यहां मार्क्ड भी है, आप देख सकते हैं, तो भाई अगर बी ए सी वाला एंगल 18 है, तो ये बी सी ए वाला एंगल भी कितना होगा?
ये वाला एंगल, ये भी 18 होगा, ये भी 18 डिग्री होगा। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल गए तो तीसरा एंगल निकालने का तरीकेकार क्या होगा? वेरी गुड, जबरदस्त महाम, 144 होगा। और ये आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं इंटीरियर एंगल निकालने की कोशिश करूंगा तो इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री, पूरे ट्राइंगल का सम है, उसमें से 18 डिग्री जो दो एंगल्स हैं 18 इंटू 2 करके माइनस कर दिए, तो इंटीरियर एंगल जो इस केस में ABC है वो आ गया 144 डिग्री। अब क्योंकि एंगल B 144 है, लिहाजा एंगल CB यकीनन 144 होगा, क्योंकि ये दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। और एग्जामिनर ने मुझे कहा है एक्सटीरियर निकालो। एक्सटीरियर निकालने के लिए 360 से माइनस नहीं करना, ये आप लोग गलत कह रहे हैं। 360 से नहीं माइनस करना, 180 से माइनस करना है, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम मिला के 180 होता है। ये बात आप देखें जरा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम मिला के 180 होता है। तो जब इंटीरियर एंगल मुझे पता चल गया 144 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 माइनस 144, तो आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल होगा 36 डिग्री। तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेनेशन में समझाया था पिछली क्लास में, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन निकालने के दो तरीके सीखे थे। वो दो तरीके क्या थे? कि अगर आप नंबर ऑफ साइड्स निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो कि n-2 इंटू 180 है, उसको 1 इंटीरियर से डिवाइड कर दें। इस केस में 1 इंटीरियर एंगल है 144, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और n की वैल्यू निकालें। या फिर और नंबर ऑफ साइड्स निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ एक्सटीरियर से 1 एक्सटीरियर डिवाइड करें। सेकंड वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर हमेशा 360 होता है और 1 एक्सटीरियर है 36। तो सम ऑफ एक्सटीरियर से जब 1 एक्सटीरियर डिवाइड किया तो मेरे पास n की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 10। लिहाजा हमें पार्ट बी का आंसर पता चल गया कि पार्ट बी में 10 साइड्स हैं। मतलब इस पॉलीगॉन में कुल मिला के 10 साइड्स हैं। तो ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन वाली बात मैंने एग्जांपल में भी समझाई, और मैंने कहा एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है जो तकरीबन हर पॉलीगॉन के सवाल में जरूर पूछा जाता है और 2 से 3 2 नंबर का कंफर्म होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सबका बन जाना चाहिए। अगर किसी का नहीं बना, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो पार्ट बी का आंसर हो गया 10 साइड्स। फिर पार्ट सी, मुझसे पूछा जा रहा है ACD निकालें। मतलब मुझसे ACD ये पूरा पूछा जा रहा है। तो मेरे पास BCD वाला एंगल पूरा इंटीरियर एंगल मौजूद था जो 144 था, और 144 में 18 डिग्री भी शामिल है। तो जब 144 का एक हिस्सा 18 है, तो जो दूसरा एंगल एग्जामिनर ने अभी मुझसे मांगा है ACD वाला, वो कितना होगा? तो मैं कहूंगा 144 डिग्री में से माइनस कर दें 18 डिग्री, लिहाजा आपका आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। वेरी गुड माम, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। 144 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस कर देंगे तो मेरे पास 126 डिग्री आ जाएगा, जो कि एंगल ACD होगा। तो मैंने ये तीनों पार्ट्स आसानी सॉल्व कर लिए। कि आप सबको ये तीनों पार्ट समझ आ गए? अच्छा, फटाफट कॉपी कर लें, फटाफट कॉपी कर लें जो कॉपी करना है, फिर मैं क्वेश्चन 2 की जाने पड़ता हूँ। आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन एक्टिवली रखिएगा ताकि मुझे पता चले कि बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चों को सब समझ आ रहा है। टाइम सेव करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको भरते रहिएगा अपने जर्नल्स में। 1-2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट लिख लें, फिर क्वेश्चन 2 पे बढ़ रहे हैं।
अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़े छोटे छोटे पेपर 1 के सवालात हैं ये, और बहुत बासानी विदाउट कैलकुलेटर हो जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। ये एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन का सवाल नहीं है, जनरल एंगल प्रॉपर्टीज जो पैरेलल लाइंस के हवाले से और हमने डिस्कस की हुई हैं, और हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं, वो सारी बातें जो हैं यहाँ लगेंगी। तो क्वेश्चन 2 रीड करते हैं। इन द डायग्राम ABC is a triangle in which AC is equals to BC. The point D, अच्छा अब मैं आपको इन तरह के सवालात में एक लाइन में हमेशा कहता हूं, क्योंकि अब जो टॉपिक चल रहा है 7A 7B 7C सब में डायग्राम्स है। तो डायग्राम्स वाले सवाल में मैं एक टिप देता हूं और मैं बार बार उसको रीइंफोर्स करूंगा कि जब भी डायग्राम वाले सवालात आपके सामने आए, एक तो आपने डरना नहीं है, और दूसरा आपने सवाल को प्रॉपरली रीड आउट करना है। हाँ ऐसा होता है, तकरीबन चीजें जो सवाल में लिखी होती हैं वो डायग्राम में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो डायग्राम में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती बल्कि सवाल में लिखी होती है। तो सवाल तो हर सूरत प्रॉपर तरीके से पढ़ना जरूरी है। अब मैं एक बात कहता हूं जो हमेशा बहुत काम आती है, वो ये, सवाल को पढ़ते जाएं और डायग्राम में मार्किंग करते जाएं। कुछ मार्किंग करते जाएं, कुछ एंगल्स नोट डाउन करते जाएं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद है उसको डायग्राम का पार्ट बनाते जाएं। जब आप पूरा सवाल पढ़ लेंगे और डायग्राम पे कुछ लिखेंगे नहीं, जब सॉल्व करने का टाइम आएगा आपको कंफ्यूजन होगी, और फिर आपको सवाल दोबारा रीड आउट करना पड़ेगा, टेंशन भी क्रिएट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ जो टिप मैं देता हूं वो ये कि जब सवाल आप पढ़ रहे हैं तो सवाल को पढ़ते जाएं और डायग्राम पे ऐड करते जाएं इंफॉर्मेशन, ताकि फिर सवाल दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो भी करता हूं और फॉलो करवाता भी हूं, जिसके बाद बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सवाल में मसला खत्म हो जाता है। लेकिन दिस प्रैक्टिस विल टेक सम टाइम। हम कुछ सवालात करेंगे, आप अपने पार्ट पे एफर्ट डालेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज ओवर द टाइम ग्रेजुअली आपके दिमाग में सेटल हो जाएगी, फिर कैसे सवाल पढ़ते पढ़ते मार्किंग करनी होती है। तो अब मैं सवाल पढ़ रहा हूं और साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे नजर आएगी मैं लिख लूंगा अगर हुई तो। अच्छा, इन द डायग्राम ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AC इक्वल्स टू BC। जैसे ही आपने ये लफ्ज पढ़ा AC इज इक्वल्स टू BC, आपने कहा यार मैं डायग्राम पे इसको इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं कैसे? आपने कहा यार ये तो मार्क हुआ है, AC और BC के अंदर दो दो लाइंस बनी हुई है, मतलब AC और BC बराबर है। आपका क्या रोल है यहाँ पर? आपने क्या मार्क करना है? आपने कहना है कि क्योंकि AC और BC बराबर है और BC के सामने वाला एंगल Y है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का उसूल है जब दो साइड सेम हो तो उनके सामने वाले एंगल्स भी सेम होते हैं। और ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए कि हर साइड के सामने उसका एंगल होता है। तो BC के सामने उसका एंगल है विच इज Y, तो AC के सामने जो एंगल है ये वाला, ये भी कितना होगा? ये भी Y होगा। तो मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल भी Y डिग्री का होगा। तो देखिए ये बात मैंने डायग्राम में पहले से इनकॉर्पोरेट कर दी। सवाल को पढ़ते जाए, डायग्राम पे कुछ इनकॉर्पोरेट करते जाए। अच्छा, फिर द पॉइंट D is on AC produced and DE is parallel to CB। अच्छा, जैसे ही पैरेलल का कॉन्सेप्ट आया, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वो सारी बातें आपको एक्टिवेट हो जानी चाहिए। एंगल BCD 108 है जो कि डायग्राम में हमें ऑलरेडी पता है। अब एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट X Y एंड Z। अब देखिएगा किस तरह से आपने चीजों को डील करना है। आपने कहा यार ये 108 है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, और उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो हम पहले से जानते हैं एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल 108 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 108। तो आप कहेंगे ये वाला एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। अब जब आपको ये 72 डिग्री पता चल गया तो क्या आप X और Y दोनों निकाल सकते हैं?
अगर हाँ तो कैसे निकाल सकते हैं? आप देखिए सीबी और डीई पैरेलल है, सीबी और डीई पैरेलल है। जब सीबी और डीई पैरेलल और एक लाइन जो है ए सी डी उनको कट कर रही है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही है, एंगल एक्स आप इस तरह निकाल सकते हैं 180 माइनस 108, क्योंकि 108 और एक्स इंटीरियर है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 108 और एक्स मिला के 180 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे 108 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका एक्स आ जाएगा 72 डिग्री। और जब आप 180 से 108 माइनस करके स्ट्रेट लाइन की वजह से ये 72 निकाल चुके हैं, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ए सी बी वाला एंगल जो है, ए सी बी वाला जो एंगल है वो सी डी ई वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर ये 72 है तो एक्स भी 72 होगा। तो या तो आप ये वाला 72 निकाल लें और उस हिसाब से एक्स कह लें कॉरेस्पॉन्डिंग के मुताबिक, या क्योंकि 108 और एक्स इंटीरियर एंगल्स है लिहाजा इन दोनों का सम 180 होगा, उसके थ्रू एक्स निकाल लें। तो बात एक ही है। और हर चीज में रेफर बैक इसलिए कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट चमके आपके दिमाग में। तो ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों है? क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम मिला के 180 है क्योंकि ये इंटीरियर है। तो भाई एक्स आपका 72 डिग्री आ गया। अच्छा, उसके बाद वाई वाला एंगल निकालना है। तो वाई वाला एंगल कैसे निकलेगा? कभी रीजनिंग भी देनी होती है। वेरी गुड, जबरदस्त माहम। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यहां जुड़ेगा वाई निकालने के लिए, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी है जिसके दो एंगल्स वाई और एक एंगल 72 है। तो हम कहेंगे y प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल सम ऑफ ट्राइंगल के मुताबिक जब ये 180 है तो 2y जो है वो 180 और यहां से y आ जाएगा 54 डिग्री। यहां से हमारा y आ जाएगा 54 डिग्री। तो पार्ट बी भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, पार्ट सी है, हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा z? वेरी गुड, सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, sum of on a straight line is 180, adjacent angles on a straight line add up to 180, they are supplementary। लिहाजा हम देख सकते हैं कि y और z एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, तो y प्लस z जो है वो मिला के 180 डिग्री होगा। लिहाजा अगर हमें एंगल z निकालना है तो हम 180 में से एंगल y को माइनस कर देंगे जो कि 54 डिग्री पार्ट बी में ऑलरेडी आ चुका है। तो इस हिसाब से एंगल z हमारा हो जाएगा 180 माइनस 54 विच इज 126 डिग्री। तो हमारा x, y और z तीनों वैल्यूज हमने निकालनी बआसानी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो क्या यहां तक हमें बात समझ आ गई है? तमाम स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहे ताकि हम क्लास में एक्टिव रहें, हम सबको पता हो कि कौन किस पेज पर है और सबको हर चीज समझ आ रही है। सही है जी। तो फटाफट ही आप लिख भी चुके होंगे, एक एक मार्क के सवाल थे, ऐसा मुश्किल था नहीं। हम नेक्स्ट सवाल की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि ये एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से कुछ हद तक कनेक्टेड है, लिहाजा सर्कल्स के कॉन्सेप्ट तब समझेंगे जब एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पढ़ लेंगे। लिहाजा यूनिट 7C जब है, जब कर लेंगे तो ये सवाल इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा बगैर किसी मसले के। बोलेंगे कोई याद दिलाएगा मुझे तो मैं इसको वापस आके इंशाल्लाह करवा भी दूंगा कि यूनिट 7A का एक सवाल क्वेश्चन 3 जो है वो हमने करना है। सही, तो ये सवाल इंशाल्लाह बआसानी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वैसे अभी भी मैं करवा सकता हूँ बेसिक आइडिया देके, तो बोले तो मैं अभी करवा देता हूँ। कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लंबी चौड़ी नहीं लगेंगी,
लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि इस सवाल को हो सकता है सॉल्व हो जाए, कि हमारा यही डील हो जाए। पहले मैं कोशिश करता हूँ, स्टार्ट लेते। द डायग्राम रिप्रेजेंट द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड टनल। AB represents the horizontal surface of the road. M is the midpoint of AB. जैसे आपने लफ्ज पढ़ा M is the midpoint of AB, आपने कहा AB पूरा 8 है, लिहाजा AM भी 4 होगा और MB भी 4 होगा, दोनों लेंथ हो जाएंगी 4 4। एंड इज वर्टिकली बिलो N, N की बिल्कुल वर्टिकली नीचे है। अच्छा, सर्कल की एक ही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है, वो ये कि अगर कभी एक कॉर्ड, a line joining any 2 points on the circumference of a circle is known as a chord, लिहाजा AB एक कॉर्ड है, तो अगर कभी एक कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा हो, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, क्योंकि ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, मिड पॉइंट से कट हो रहा है, तो क्योंकि ये AM और MB बराबर है, AM इज इक्वल्स टू MB, AM और MB बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यकीनन 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, या कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा हो, जैसे 8 वाला जो कॉर्ड है वो 4 4 में डिवाइड हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इंशाल्लाह जब सर्कल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसको मजीद वजाहत कर दूंगा। अभी के लिए आप छोटी सी प्रॉपर्टी जहन में रख लें कि अगर ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है तो 90 डिग्री बनेगा। इसको इंशाल्लाह जब मजीद वजाहत यूनिट 7C में करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस ये समझ लें ये 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा जी, अब ये वाली साइड जो है AM, ये भी 4 है और MB भी 4 है। अच्छा, अब पूछा क्या जा रहा है, द सर्कल है सेंटर O एंड रेडियस R एंड MN इज 10, N से लेकर M तक 10 है। एग्जामिनर पार्ट ए में पूछ रहा है OM निकालो इन टर्म्स ऑफ R, OM निकालो इन टर्म्स ऑफ R, तो कैसे निकलेगा OM इन टर्म्स ऑफ R? तो आपने यहां पिक करना है कि क्योंकि रेडियस R है और सर्कल में हमें सिखाया जाता है कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक R होता है। बहुत जबरदस्त जबरदस्त दुआ, आंसर 10 माइनस R ही है। मैं थोड़ी वजाहत भी कर देता हूं, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक R होता है, तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक कहीं भी जाएंगे ना वैल्यू R ही होगी। तो क्योंकि O से लेकर, समझ लेंगे पॉइंट X है, O से लेकर X तक R है, लिहाजा O से लेकर N तक भी कितना होगा, R होगा। O से लेकर N तक कितना होगा, R होगा। जब O से लेकर N तक R है तो O से लेकर M तक क्या होगा, N M पूरा 10 है, N O R है, तो O से लेकर M तक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 में से R को माइनस कर दूंगा, तो मैं कहूंगा 10 माइनस R, तो पार्ट ए में OM हो गया 10 माइनस R। अच्छा, पार्ट बी कैसे सॉल्व होगा, फॉर्म एन इक्वेजन इन R। सबसे पहली चीज है इक्वेजन बनाना। इक्वेजन कैसे बनता है, तो यहां एक गाइडेंस लिखें कि जब इक्वेजन बनाने का एग्जामिनर आपको कहेगा और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, तो इक्वेजन हमेशा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बनता है। पाइथागोरस थ्योरम तो बचपन में क्लास 8 में सिखाया जाता है, सबको ही आता है। और वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, एक साइड होती है परपेंडिकुलर जिसको ऑपोजिट भी कहते हैं, एक साइड होती है बेस जिसको एडजेसेंट भी कहते हैं, और एक साइड होती है हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। और हमें ये पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो याद रखिए जब सर्कल का सवाल आ रहा हो और ये 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी जोड़ रही हो और आपको इक्वेजन बना के सॉल्व करने का कहा जाए, तो वो इक्वेजन कैसे बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल कहां फॉर्म हो रहा है, तो अगर मैं O को B से मिला दूं या मैं O को A से मिला दूं,
तो ये जो ट्राइंगल ओ ए एम है, ट्राइंगल ओ ए एम है या ट्राइंगल ओ बी एम है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में तमाम डायमेंशंस हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं लेट सपोज ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं ओ बी एम, तो ये वाला ओ है, ये एम है और ये है बी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैं आपसे पूछूं कि ओ एम हमें पता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है, ओ एम तो हमने पार्ट ए में निकाला है और ओ एम है 10 माइनस आर। मैं आपसे पूछूं क्या एम भी हमें पता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है, एम तो मिड पॉइंट था, ए भी 8 था, तो एम भी है 4। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको ओ बी पता है, तो मुझे कौन बताएगा कि ओ बी क्या होगा? वेरी गुड, ओ बी आर होगा, क्योंकि ओ सेंटर है और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आर होता है, लिहाजा ओ बी होगा आर। तो अब अगर मुझे तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की पता चल गई और वो तीनों आर की टर्म्स, दो आर की टर्म्स में और एक वैल्यू है, तो मुझे जब इक्वेशन बनाना है तो मैं इन तीनों साइड्स को कैसे करेक्ट करूंगा? थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। जब भी याद रखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो, इक्वेशन बनाना हो, सॉल्व करके आंसर निकालना हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभार शो करना होता है कि एक ट्राइंगल राइट एंगल है, तो जब शो करना हो तो तीनों लेंथ्स निकाल के पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवाते हैं कि क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर है। अगर दोनों साइड्स बराबर आती है इक्वेशन की, तो वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा होता है और राइट एंगल ट्रायंगल शो हो जाता है। खैर वो बात समझ नहीं भी आ रही, कोई मसला नहीं, वो अभी हमारा टारगेट नहीं है। बस राइट एंगल ट्रायंगल से कनेक्ट होता है राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको क्लिक करना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, इसीलिए इतनी तफसील से बता रहा हूं। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर है। हाइपोटेनस है आर, आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 10 माइनस आर। अच्छा, जब एंगल नहीं होता ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर किसी को भी कह सकते हैं, बेस भी किसी को भी कह सकते हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस ही हो रही है। तो 3 प्लस 4 5 7 होता है, या 4 प्लस 3 भी 7 ही होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किया जाए या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 10 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और रेडियस निकालना है। सॉल्व करना बड़ा आसान है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब मैं पहले भी केटर कर चुका, 10 माइनस आर स्क्वायर को बच्चे जो गलती से खोलते हैं वो 10 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से खोल देते हैं, जबकि हमें कैसे खोलना है? ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोलना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 16। आर स्क्वायर कट गए, 20 आर यहां आ गया, 20 आर इज इक्वल टू 116 और आर आ जाएगा 5.8। यूनिट इस सवाल में मीटर्स है, लिहाजा रेडियस भी आर इक्वल टू 5.8 मीटर्स हो जाएगा। तो एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का जो एक हिस्सा छोटा सा जिक्र करना था वो मैंने जिक्र कर दिया और ये सवाल सॉल्व करवा दिया। यकीनन आप सबको समझ आ गया होगा। समझ आ गया सबको? सही है बेटा, जबरदस्त। कॉपी भी कर लें सोल्यूशन, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्लैरिटी आ रही है ना कि किस तरह सवाल को डील करना है, किस तरह से सवाल सॉल्व हो रहे हैं, सबको समझ आ रहा है ना? अच्छा सही है। अब हमने जो है 3 सवाल कर लिए, उससे हमें थोड़ा एंगल्स का आइडिया हो गया, पॉलीगॉन्स के बारे में भी बात हो गई, डायग्राम में जो ऐसे प्योर एंगल वाला सवाल है वो भी हो गया।
अब मैं चाहता हूं करवाने को तो मैं 2 सवाल और करवा दूं अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जो सवालात हैं आप इंडिपेंडेंटली ट्राई करें। और अब इसमें इस टॉपिक में 35 सवाल है, कुछ कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी और सर्कल्स के भी हैं, एंगल प्रॉपर्टी और सर्कल वाले सवाल और कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी वाले सवाल जो आए वो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो 77C में इंशाल्लाह केटर हो जाएंगे। अभी जो है जो पॉलीगॉन्स के एंगल्स के सवाल आते हैं वो कीजिएगा और सवालात प्रॉपर तरीके से ट्राई कीजिएगा। मैं चाहता हूं इंडिपेंडेंटली आप खुद सोचें, फिर अच्छी तरह ज्यादा से ज्यादा सवालात करके लाएं, कोशिश करें मुकम्मल हो जाए टॉपिक, ताकि फिर जो नेक्स्ट क्लास है जो कि इंशाल्लाह मैं कल लूंगा 2 to 3, उसमें आप मजीद सवालात करके लाएं। जो मसले मसाइल हों वो मेरे सामने रखिएगा, इंशाल्लाह उसको उन सवालात को उनके मसले मसाइल को टैकल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह फिर आज यहीं तक रखते हैं मैथ्स की क्लास को। सवालात जरूर व जरूर सबने ट्राई करने हैं ताकि सबका दिमाग खुला रहे। प्रॉपर हर बात जो मैंने कही उसको रिवीजन करें, इसको रिव्यू करें। आज का लेक्चर भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा रिकॉर्डेड, वो भी देखना चाहे कुछ तो देख सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद सवाल ट्राई करके कल फीडबैक शेयर कीजिएगा, मजीद सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।